सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं द हिंदू सेशन के अंदर। आज के जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट इज अबाउट द गवर्नर कस्टमरी एड्रेस पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी हैव दिस दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन जेंडर इक्वालिटी, अरोरास का कंसेप्ट है, इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप, इवेंट हॉरिजॉन एंड ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये तीन टॉपिक्स एक साथ हैं। फिर जो मेंस का क्वेश्चन दैट आई प्रोवाइड यू, तो दिस इज़ बेसिकली अ पॉलिटी टॉपिक, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। ये टॉपिक सोसाइटी और वुमेन रिलेटेड इशू है, सोसाइटी एंड वुमेन रिलेटेड ये आपका इशू है। देन दिस इज़ अगेन अ जोग्राफी कंसेप्ट। देन दीज टॉपिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर जो मेंस का क्वेश्चन है। सो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आप ज़रूर से जुड़ें और सौरभ पांडे CSE ऐप को भी ज़रूर से डाउनलोड करें। आज का क्वेश्चन देख लो, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स गवर्नर एंड स्टेट CM रिलेशन। इलस्ट्रेट आपको करना है, मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नर और स्टेट CM के रिलेशन, कॉम्प्लेक्स गवर्नर और स्टेट CM के रिलेशन। इसको आपको इलस्ट्रेट करना, आप तमिलनाडु का कंटेक्स्ट दे सकते हैं। आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये नंबर है, कोई क्वेरी तो आप मुझे इस नंबर पर रीच कर सकते हैं। तो डिटेल कोर्स ऑन करंट अफेयर्स, अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो और इस कोर्स को आप मिस कर रहे हो तो ये नहीं करना है। इस आज मतलब पहली क्लास मैंने अपलोड कर दी है, मतलब 2 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो क्लासेस, अगर जब भी कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो उन क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये टॉपिक्स हैं, देखो ये टॉपिक्स हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल। हमने कल 25 से 30 मिनट का एक सेशन मैंने अपलोड किया था और उसमें आप देखोगे ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। तो आप टॉपिक्स देख लो, जो जैसे पॉइंट ऑफ व्यूज, फूड फोर्टिफिकेशन, और ये मात्र एक क्लास के अंदर ऐसे हजारों टॉपिक्स जो हैं आपके 2 साल के कवर होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये एक है, और साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स के इसमें ऐड ऑन किए जाएंगे। तो 30% ऑफर अभी एक्टिव है। ठीक है, ये कोड मैंने एक्टिव कर दिया है, तो एक्टिव आपका रहेगा। तो आप लोग इसको ज्वाइन करें और इसको अपनी क्लासेस जो है वो करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ज़रूरी भी है आप लोग के लिए। तो सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, दिस इज अगेन वी कैन इंक्लूड दिस टॉपिक अंडर द पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी सेक्शन के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज रिलेटेड विद द गवर्नर का जो एड्रेस होता है, गवर्नर जो एड्रेस करते हैं। जैसे मान लो पहला सेशन है और उसमें जो स्टेट असेंबली, जैसे सिमिलर टू जैसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जहाँ पे एक हॉल होगा, उसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स बैठेंगे और जो प्रेसिडेंट है वो अपना अपना भाषण देते हैं। और उसमें मेनली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, उनको सामने रखा जाता है। फिर उस पर डिस्कशन होता है, फिर आपका मोशन ऑफ थैंक्स होता है, फिर उसको प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक स्पीच एंड में देते हैं, फिर वोटिंग होती है। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी होता है, वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है मात्र तो फिर एक ही होगा, अदरवाइज अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो दोनों साथ में बैठ के दोनों के मेंबर्स और फिर ऑनरेबल गवर्नर जो है वो आपका एड्रेस करते हैं। अब इसमें देखो दिक्कत क्या होती है, मान लो देखो पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर तो ऐसा जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, तो जनरली प्रेसिडेंट भी वही अपॉइंट करवा लेता है। तो ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती नहीं है। प्रेसिडेंट की कुछ और सोचे, अप्रोच रखें, और जो पार्टी है पावर में वो कुछ और सोचे। प्रॉब्लम आती है स्टेट लेवल पे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्टेट्स हैं। स्टेट में मान लो कोई एक्स पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, सेंटर में वाई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, और जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी होगी गवर्नर उन्हीं के अपॉइंटेड होता है। ये मतलब आइडियली कुछ भी हम कह सकें, बट यहाँ पे रियलिटी यही होती है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में पावर है, गवर्नर जनरली उन्हीं के द्वारा अपॉइंट आपके किए जाते हैं। तो उनके जो भी लॉयलिस्ट आप कह सकते हो, तो उनको अपॉइंट किया जाता है। और ये एक बहुत डिबेट भी चलता रहता है कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोजीशन है और उसमें क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे गवर्नर एक एजेंट के रूप में काम करे सेंटर के। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे मान लो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कोई और पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, और पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ पे, मतलब सेंटर की बात करें तो वहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पावर में। जब ऐसी स्थिति बनती है तो कन्फ्लिक्ट के चांसेस हो जाती हैं। तो जो स्टेट में मान लो जैसे स्टेट है, स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, तो अभी गवर्नर से एड्रेस करना है, तो जो भी चीज़ें स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है वो लिखेगी,
तो वही गवर्नर को बोलना पड़ता। बट अभी ऐसा स्थिति है कि कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जिसमें सेंटर को क्रिटिसाइज़ किया गया था, तो गवर्नर जो है उन्होंने कह दिया कि मोरल ग्राउंड में हमें ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा एड्रेस नहीं दे सकते, ऐसा उन्होंने बैकआउट कर दिया। और वो जो एड्रेस होता है, कस्टमरी एड्रेस होता है, वो एड्रेस नहीं किया है। तो ये एक यूनिक कंडीशन आप कह सकते हो कि यूनिक स्थिति देखने को मिल रही है। अब आर्टिकल 176 है, उसमें ये साफ साफ मेंशन है कि जब भी आपका पहला सेशन होता है हर जनरल इलेक्शन का लेजिस्लेटिव असेंबली में, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, गवर्नर जो है वो एड्रेस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को और इन्फॉर्म करते हैं द लेजिस्लेचर ऑफ द कॉज ऑफ इट्स समन। तो जो भी कि आप हम क्यों आपको समन किया गया है, और मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल के है, मान लो कई स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो दोनों के मेंबर साथ में बैठ के और फिर गवर्नर जो अपना एड्रेस आपका करते हैं। तो प्रोविजन शैल बी मेड बाय द रूल्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ द हाउस एंड और आइदर ऑफ द हाउस फॉर द एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर द डिस्कशन। फिर जो भी चीज़ें जैसे गवर्नर के द्वारा बोला जाता है उसको फिर डिस्कशन किया जाता है, मोशन ऑफ थैंक्स होता है। फिर मान लो स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर आखिर में अपना जो भी भाषण है वो आपका देते हैं। सो गवर्नर का जो कस्टमरी एड्रेस है वो हर साल ऑलमोस्ट होता है पहला सेशन। अब ये भी अगर पॉलिटिसाइज्ड होगा तो एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। और गवर्नर का जो रोल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें तो वो आप कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार से कि मान लो पहला एड्रेस ही ना करें तो दैट विल ऑल्सो बी, वी कैन से बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जो उनका मानना है कि दिस विल नॉट बी राइट, खासतौर से जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। सो अगर सपोज करो कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई, जैसे मान लो आपने कह दिया कि ठीक है जो चीज़ें इसमें हमें एड्रेस करने के लिए बोला जा रहा है वो गवर्नर का मानना है कि मोरली उनको सही नहीं लग रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो जो भी ऑपोजिशन है वो क्रिटिसाइज कर सकती है उस चीज़ को, रादर देन गवर्नर अपना जो प्रोटेस्ट है उसको शो करे। तो ये एक चीज़ है। जनरली देखो जो भी स्टेट की पार्टी होती है वो तो क्या करती है, वो तो जो भी यू कैन से स्टेट की पार्टी जनरली अपनी पॉलिसीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिखना, बताना, मतलब यही सारी चीज़ें उसमें होती है। और अगर मान लो ऐसी स्थिति होती है तो जो भी ओपोजिशन है वो उसको अपोज कर सकती है। तो यहाँ पे जैसे ये जो मिस्टर रवि है, मतलब ये गवर्नर है तमिलनाडु के आई थिंक, तो वहाँ पे जो उन्होंने मना किया था फैक्चुअल और मोरल ग्राउंड के कंटेक्स्ट में जो है वो किया था। और कहा, ये भी कहा जाता है, मतलब कहा जाता है कि ये संवैधानिक लेवल पे सस्टेनेबल नहीं है कि जो गवर्नर है एड्रेस शुड कंटेन नो क्रिटिसिज्म ऑफ द सेंटर। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्यों हो रही है ऐसी, क्योंकि गवर्नर जो अपॉइंटेड है उनको भी ये चीज़ पता है कि अगर मान लो सेंटर पे बहुत कुछ ऐसा गलत लिखा और उन्होंने एड्रेस किया तो हो सकता है कि उनको हटाया भी जा सकता है, सेंटर के द्वारा उनको हटाया भी जा सकता है। तो वो वहाँ पे लॉयल्टी जो एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं वो जो रोल है इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की वो भी काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर देता है। तो ये एक एंगल सोचने की जो है ज़रूरत है। सो लार्जर इशू इज स्टिल द प्रोपेंसिटी ऑफ द गवर्नर टू एक्ट एज अ पॉलिटिकल एजेंट, ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करना। पॉलिटिकल एजेंट के रूप में जो है काम ना करके, और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो एक संवैधानिक पोजीशन को रेस्पेक्ट करते हुए गवर्नर जो एक ब्रिज का काम कर सकते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, क्योंकि इट्स अ गुबर्नेटोरियल ऑफिस भी इसे आपका कहा जाता है। एंड यहाँ पे ये भी है कि जब आप ऐसी पोजीशन पे अपॉइंट किए जाते हो तो जो भी पॉलिटिकल स्पेस में आप पहले प्रेजेंट थे उसको आपको इग्नोर करके और पूरा डेडिकेशन आपको, क्योंकि आप एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है तो उसके रूप में जो है वो काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल अलायंस टू ब्रिज द जेंडर इक्विटी गैप। अब इसमें इन्होंने काफ़ी सारी बातें लिखी हैं। अब मैंने क्या किया है कि जहाँ से इनका सोर्स है, जो डिस्कशन का सोर्स है, रादर देन कि इन्होंने लाइन टू लाइन डिस्कस करने का, यहाँ पे जो डिस्कशन का जो सोर्स है वो है दिल्ली डिक्लेरेशन। तो उसको बारे में कुछ पॉइंट्स और प्लस दिल्ली डिक्लेरेशन का डायरेक्ट जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं जेंडर इक्वालिटी के कंटेक्स्ट में वो मैंने डायरेक्ट पिक कर लिया है। तो ये इधर उधर की बातें जो है उससे बेटर है कि ये टॉपिक तो देखो अच्छा पिक किया है बट इधर उधर के कंटेंट से बेटर है कि लेट्स डिस्कस जो डायरेक्ट दिल्ली डिक्लेरेशन है, तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर हमारे लिए होगा। और अगेन मैं ये PDF चाहे तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसमें देखना आप मेंस में 2-3 प्रश्न होंगे, क्योंकि इसका जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स,
तो इंडेक्स ऐसा है कि आपके GS2 और GS3 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड है, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है निबंध भी बन सकता है कोई ना कोई टॉपिक, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी मेंस का जो क्वेश्चन आपका 24 में होगा उसमें इसमें प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट हों, आप प्लीज़ इसको डाउनलोड करके रखो। तो अभी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ मेंस के टाइम पे इसको पढ़ के जाना। आप देखना बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे, 2-3 प्रश्न का मतलब आप मान लो 30-35-40 नंबर अगर आ गए एक 30 पेज के नोट्स से जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, तो बहुत बड़ी बात होती है ये। तो अब यह आप खुद देखो, इसमें देखो आपको ये दिल्ली डिक्लेरेशन है, G20 में दिल्ली डिक्लेरेशन रखा है। अब इसमें देखो क्या क्या चर्चा की गई है। स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इकोनॉमी का बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, ट्रेड फॉर ग्रोथ, फ्यूचर ऑफ वर्क, एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइटिंग करप्शन, ये सारे टॉपिक्स आपके दे रखे। इनमें 8-10 लाइन लिखी हुई है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में रिकमिटिंग टू अचीव SDG, हंगर मैल न्यूट्रिशन एलिमिनेट करना, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल हेल्थ, इंप्लीमेंटिंग वन हेल्थ पॉलिसी, फाइनेंस, वी कैन से फाइनेंस हेल्थ कोलैबोरेशन, डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन, कल्चर एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव ड्राइवर्स ऑन SDG। फिर देखो ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर भी है, ऑन सस्टेनेबल फ्यूचर। इसमें बहुत सारी जैसे लाइफ के बारे में, लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, इम्प्लीमेंटिंग क्लीन सस्टेनेबल अफोर्डेबल इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट और सस्टेनेबल फाइनेंस, उसके बाद स्टोरिंग इकोसिस्टम, ओशन बेस्ड इकोनॉमी, प्लास्टिक पोल्यूशन, सिटीज़ ऑफ टुमारो। फिर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में मल्टीलैटरलिज्म है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल डेट वनरेबिलिटीज़ हैं। फिर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी है, बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी सिक्योरिटी रिजिलियंस पे है, क्रिप्टो एसेट्स, पॉलिसी एंड रेगुलेशन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, फिर आप देखोगे एक इंटरनेशनल टैक्सेशन पे, और ये अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि आर्टिकल जो है ना वो इस पर है। आर्टिकल जो चर्चा कर रहा है वो बेसिकली इस हिस्से पे चर्चा कर रहा है, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी, है ना। बट आप खुद देखो ये पूरे के पूरे सारे के सारे टॉपिक आपके GS पेपर 3 और कुछ टॉपिक पेपर 2 के अंदर है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है। ऑल्दो मैं मेंस की सीरीज़ में इसको कवर करूँगा, लेकिन फिर भी आपके मान लो माइंड से निकल जाए, बट आपको अपने माइंड में इस बात को रखना है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। अब चलो यहाँ पे मैं डिस्कशन, क्योंकि इस आर्टिकल में इसी को बेसिस बना के आर्गूमेंट दिया गया है, तो लेट्स डिस्कस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, वो ज़्यादा रहेगा। तो जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, तो G20 के तहत जेंडर इक्वालिटी को एक बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो दिया गया है। प्लस ये कहा गया है कि कैसे वुमेन और गर्ल्स को एम्पावर किया जाए, उस पर इन्वेस्ट करना, बिकॉज इट हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्योंकि बहुत सारे, जैसे मान लो किसी घर में, एक एग्जांपल आप लोग, वुमेन अगर मान लो एजुकेटेड हैं, जॉब कर रही हैं, एम्पावर्ड हैं, तो वो फैमिली सिस्टम भी अच्छा वर्क करता है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ठीक होता है। इन्हांसिंग इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट है, इसमें वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात आपकी की गई है। वुमेन फुल, इक्वल, इफेक्टिव, मीनिंगफुल जो पार्टिसिपेशन एज अ डिसीजन मेकर के रूप में हो, जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए हर एक सेक्टर में इकोनॉमी के एक डिसीजन मेकर के रूप में काम जो वुमेन हैं वो कर सकते हैं, करती भी हैं। चाहे आप आर्मी से लेके कॉर्पोरेट सेक्टर से लेके हर एक एरिया, पॉलिटिकल स्पेस में देखोगे तो वुमेन का एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल आपका है। सो यहाँ पे ब्रिस्बेन गोल, जिसके तहत जो गैप है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, मतलब जो वुमेन का पार्टिसिपेशन एज अ लेबर फोर्स उसको इंक्रीज किया जाए। G20 रोड मैप एंड बियॉन्ड, इसमें ब्रिस्बेन गोल 20/25, 25/25 एंड जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन OECD ये रिपोर्ट जो है सामने रखेंगे। मतलब ये जो गोल है 25/2025 में भी इसमें जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा बाय 2025। इसके बाद इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल, इंक्लूसिव, इक्विटेबल, सेफ, क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर हायर एजुकेशन से लेकर हर एक लेवल पे, और जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, स्टेम के फील्ड में, साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स, इन सब में। फिर उसके बाद प्रमोट करना फुल और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन वुमेन का इन ट्रांजिशनिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क बाय इनेबलिंग इंक्लूसिव एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विथ फोकस ऑन क्लोजिंग द जेंडर पे गैप एंड इंश्योरिंग वुमेन इक्वल एक्सेस टू डिसेंट वर्क एंड क्वालिटी ऑफ जॉब्स। तो ये चीज़ आपको हाईलाइट आपकी की गई है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विथ फोकस ऑन क्लोजिंग द जेंडर पे गैप,
तो देखो, एक तो जो फोकस किया गया एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें इन्होंने जो स्पेसिफिकली फोकस किया कि आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करो, हायर एजुकेशन, चाइल्डहुड से लेकर हायर एजुकेशन तक फोकस आपका करना है, वुमेन को लीडरशिप पोजीशन में लेकर आना है, एज अ डिसीजन मेकर के रूप में उन्हें काम करना है, स्टेम की फील्ड में तो जो साइंस टेक्नोलॉजी मैथ्स वाली फील्ड है उसमें उनके पार्टिसिपेशन को जो है बढ़ाना है एंड इंक्लूसिव एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, जो पे गैप है, ऐसा ना हो कि मैन को 1 लाख मिल रहा है और वुमेन को 60,000 मिल रहा है, तो ये जो पे गैप है उसको भी आपको रिड्यूस करना, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना, अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ऑफ सोशल प्रोटेक्शन टू अफोर्डेबल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एड्रेस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन पेड एंड अनपेड केयर, डोमेस्टिक वर्क, प्रमोट कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, ठीक है, एक तो इन्वेस्टमेंट, प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। उसके बाद अफोर्डेबल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब केयर इकोनॉमी है। जैसे केयर इकोनॉमी का मतलब होता है ना, आज के समय में केयर रिलेटेड सर्विसेज बहुत सारी आपकी आती हैं, तो वो ऐसा ना हो अनपेड हो, वो भी हो, तो जो केयर इकोनॉमी उसको कैसे करना, डोमेस्टिक वर्क, उसके बाद वुमेन का पार्टिसिपेशन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ये सब में भी कैसे हम इंक्रीज़ करें, जेंडर बेस्ड वायलेंस को ख़त्म करना, ये एक फोकस किया गया है। वुमेन का इंक्लूजन फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में, जैसे पूरा जो भी फाइनेंशियल सेविंग है, ये जो अकाउंट है वो क्रिएट करना, वुमेन का जो इंक्लूजन है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में वो इंश्योर करना, जेंडर स्टीरियोटाइप और बायसनेस भी ख़त्म करना। तो ये सब चीज़ें आपका फोकस किया गया, दिस इज़ व्हाट लाइक वी हैव टू नो। अब ऐसे बहुत सारे एंगल्स जो हैं दूसरे भी एरिया में दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर हाईलाइट किए गए, तो वो हमें पता होना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट, ऑरोरास बोरियोलिसिस के बारे में है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, आर्टिक सर्कल में ये देखने को मिलता है। तो ये जो इवेंट है इसको हम बोलते हैं ऑरोरास बोरियोलिसिस, ठीक है। तो ऑरोरास बोरियोलिसिस शब्द हम यूज़ करते हैं, बोरियोलिसिस। और ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, कई बार डिस्कशन में हमने किया, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है ऑरोरा बोरियोलिसिस, ये है ना, पूरा इस प्रकार से देखने को मिलता। अब इसका फॉर्मेशन होता कैसे है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे सूरज है, सूरज के बाहरी लेयर है कोरोना, यहाँ से बहुत चार्ज पार्टिकल्स जो है एमिट होते हैं। जैसे मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया है कि एक गीले कपड़े को आप झटको तो जो पानी की बूंदें कोई सामने खड़ा उसके मुंह में जाएंगी, तो जैसे पानी की बूंदें आपकी मूव कर रही हैं उसी तरीके से ये चार्ज पार्टिकल्स जो है सूरज से वो मूव करता है, और तेज़ी से मूव करते हैं। एंड व्हेन दे इंटरेक्ट विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जब ये हाईली इंटेंसिफाइड चार्ज पार्टिकल और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होता है तब ये आपके अरोरास का फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा क्लास पहले के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो हम लोग अभी ये डिटेल्ड कोर्स करंट अफेयर्स का है 2024 के लिए है, सिर्फ जो 24 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही है। तो ये टॉपिक्स मैंने कवर किया है, तो मैं टॉपिक्स आपसे शेयर करता रहूँगा, या तो आप देख लो, आपको लगता है कि मैं खुद आप टॉपिक्स कवर कर सकते हो, बट मैंने पहले लेक्चर जो लिया है उसमें ये टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं आप लोग के लिए 24 के लिए, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट यू कि अभी 30% इसमें ऑफ भी है, ज़्यादा अमाउंट भी नहीं, फोकस ऑन दिस, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं। ये सारा कंटेंट में के को आपको कवर करना है, ये लगभग 1000 के ऊपर टॉपिक्स ऐसे कवर हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल का मेरे द्वारा कवरेज किया जाएगा। नंबर ऑफ़ टॉपिक्स अब ये इतने सारे एक सेशन के अंदर है, अब आप मानो कि और 2 गुना 3 गुना ऐसे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, और सब्जेक्ट वाइज मैं कवर करवा रहा हूँ। तो मैंने लिस्ट आपको दिखा दी है, ये दिखाता रहूँगा। किसी को लगता है कि ठीक है मैं खुद से पढ़ना चाहूँगा, तो आप टॉपिक्स देख लो, ऐसे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं प्रीलिम्स के लिए, ऐसा नहीं वन लाइनर कोई करंट अफेयर्स आप कर रहे हो, ठीक है। तो सौरभ पांडे CSE ऐप या सौरभ पांडे UPSC.com में आपको एक कोर्स का लिंक मिल जाएगा। ये सिर्फ 2024 की जो तैयारी करना सिर्फ उन्हीं को करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हो, अर्थ वाइड टेलीस्कोप कन्फर्म्स ब्लैक होल शैडो इज रियल। अब ये एक टॉपिक साइंस के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो ये एक न्यूज़ आपकी आई। आप देखो न्यूज़पेपर में कितना बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आपके हो रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले खुद समझ रहे हैं कि यार अगर हमें, जैसे हिंदू का ही देख लो कि इन्हें लगता ही है कि अगर हमें रेलिवेंट रहना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं वैसे टॉपिक्स को कवर करें, क्योंकि कॉमन आदमी ये सब नहीं पढ़ेगा, ये सब आप ही के लोगों के लिए है जो द हिंदू न्यूज़पेपर या मान लो है ना, उसमें ये चीज़ें लाई जा रही हैं। तो इसलिए इसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट। स्टैटिक आपने अच्छा कर लिया, उसके बाद आपको ये टॉपिक्स के माध्यम से ही अपने नॉलेज का एक्सपेंशन करना है, एडवांस टॉपिक्स जो है वो एक्सपेंड करना है, क्योंकि जो लोग इनको नहीं फॉलो करेंगे तो उनको लगेगा यार पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ रहा है, और वो ऐसा ऐसा अजीब स्टेटमेंट भी दे देते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, अरे नहीं नहीं ये किताब नहीं पढ़ा, अरे वो बेकार है, वो नहीं अच्छी। अरे कुछ नहीं करना आपको, जो टॉपिक किताबें आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते आओ, उसके बाद अपने नॉलेज का जो एक्सपेंशन है
वो आपको इन्हीं जो टॉपिक्स आ रहे हैं इन्हीं को अच्छे से करके कवर करना है। यही एक तरीका है, चाहे वो इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो। हाँ, हिस्ट्री एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप को अगर मान लो सोर्सेस में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तो वो जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट होंगे वो ज़्यादा बेटर आपको बता पाएंगे, इसमें मैं तो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन और सब्जेक्ट्स में जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपको एडवांस लग रहे हैं वो अगर आप 1.5-2 साल के टॉपिक्स देखोगे ना, वहीं से बना रहे हैं लोग। ठीक है, साइंस टेक तो पूरा ही है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट भी सेम सी चीज़ है। एटलीस्ट मान लो 10 में से 7-8 टॉपिक आपको, 2 टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं कहाँ से है, हो सकता है वो कवर्ड भी ना हो, बट आपका एप्टीट्यूड ऐसा डेवलप होगा कि उन क्वेश्चंस को भी आप हैंडल कर लोगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एक पहला एक देखो इसमें टॉपिक आता है, दैट इज़ इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप के बारे में। ये टेलीस्कोप है जिसमें सुपर मैसिव जो ब्लैक होल है उसकी इमेज ऐसा आपका लिया जाता है। इसमें कई सारे जो रेडियो टेलीस्कोप हैं उनको मिला के एक उसका एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसको इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप जो है वो किया जाता है। तो इसमें कुछ जो ब्लैक होल के सेंटर्स हैं, जो गैलेक्सी मेजियर 87 और सेगिटेरियस ए है एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे, तो इन गैलेक्सी के सेंटर में जो ये आपके स्टार्स मतलब ये सब ब्लैक होल्स प्रेजेंट हैं, तो उन ब्लैक होल्स को की इमेजेस जो हैं वो आपकी ली जाती है। तो इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, लॉन्च किया 2009 में। और ये जो कोलैबोरेशन है इसमें 300 मेंबर्स हैं, 60 इंस्टीट्यूशंस हैं, और मेनली इवेंट हॉरिजॉन आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये कोलैबोरेशन है जिसके माध्यम से ब्लैक होल को पूरे तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। अब एक टर्म यूज्ड है इवेंट हॉरिजॉन। इवेंट हॉरिजॉन के जैसे मान लो ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल बेसिकली उस इवेंट हॉरिजॉन वो एरिया मार्क करता है, जैसे ये है, ये जो एरिया है ये आप देख सकते हो। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ तक ब्लैक होल का जो प्रेजेंस है, ब्लैक होल का जो प्रेजेंस है इन द सेंस कि जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल इतना अधिक होता है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप, सिर्फ वही चीज़ एस्केप कर सकती है जिसकी स्पीड मोर देन लाइट हो। तो ये जो बाउंड्री है जहाँ तक ये इसे इवेंट हॉरिजॉन बोलते हैं, इसके बियॉन्ड आपका ग्रेविटेशनल पुल रिड्यूस हो जाता है, उस एरिया को एर्गोस्फीयर बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सो इवेंट हॉरिजॉन बेसिकली आपका स्फेरिकल आउटर बाउंड्री है, इट्स ए स्फेरिकल आउटर बाउंड्री ऑफ अ ब्लैक होल लूजली कंसिडर्ड टू बी इट्स सरफेस। एंड नासा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्लैक होल बिकम सो ग्रेट दैट नॉट इवन अ लाइट इज इनफ टू एस्केप, मतलब एस्केप नहीं हो सकता। और एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी है स्पेशल रिलेटिविटी की, कि इसमें कहा गया है कि कोई भी सिग्नल वो स्पीड ऑफ लाइट को नहीं इंक्रीज कर सकता, इट मीन्स इट कैन नॉट एस्केप द इवेंट हॉरिजॉन। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एक कंसेप्ट है, इसमें मैंने कंटेंट जो है वो इंक्लूड कर दिया, बट डायग्राम से आप समझो। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये आपकी गैलेक्सीज़ हैं, ये गैलेक्सीज़ हैं, ये गैलेक्सी क्लस्टर है, बहुत सारी आपकी गैलेक्सीज आपकी रहती है। तो लेंस मतलब क्या होता है, जैसे आप देखोगे कभी आपने नोटिस किया होगा किसी चीज़ को आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो लेंस के माध्यम से वो चीज़ आपको बड़ी दिखेगी। जैसे सामने अगर आपने लेंस रखा तो आप चीज़ को बड़ी दिखेगी। तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये गैलेक्सी है और यहाँ पे आपके पास एक और बॉडी प्रेजेंट है, ये हियर यू हैव अ बॉडी। तो ये जो लाइट आती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बॉडी, है ना, इन दोनों के इनका जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है इसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट आती है दैट लाइट गेट डिस्टॉर्टेड। और ये जो डिस्टॉर्टेड लाइट है मतलब इन द सेंस कि ये एम्पलीफाइड हो जाती है, जिसकी वजह से दूर जो चीज़ें हैं वो आपको और बेटर तरीके से दिखती हैं। तो आपको समझना जैसे अर्थ से कोई चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग, ठीक है, ऑब्जर्विंग सर्टेन थिंग्स, अगर मान लो गैलेक्सी के द्वारा, तो जो लाइट्स आ रही हैं दीज लाइट्स बेसिकली गेट डिस्टॉर्टेड, और जो उस वजह से जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो ये गैलेक्सी है, ये लेंस्ड गैलेक्सी इमेज आपको दिखेगी, मतलब आपको वो बड़ी दिखेगी, एम्पलीफाइड दिखेगी। तो ये जो फेनोमेना इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं, बिकॉज ये जो लाइट जो कि डिस्टॉर्ट हो रही है ये एम्पलीफाइड क्यों हो रही है, मतलब इसकी मात्रा बढ़ क्यों रही है और आप चीज़ों को बड़ा क्यों देख पा रहे हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से। ठीक है, तो इसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी बोलते हैं। तो जब भी मैसिव सेलेंशियल बॉडी है जैसे गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं, तो इट कॉजेज सफिशिएंट कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम एंड द बॉडी कॉजिंग द लाइट टू कर्व इज अकॉर्डिंगली कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल लेंस। तो यहाँ पे जो बॉडी, जैसे मान लो कोई बॉडी है जो, जैसे मान लो यहाँ पे देखोगे, दिस बॉडी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्विंग, दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्विंग ऑफ द लाइट की कर्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए उसको ग्रेविटेशनल लेंस बोला जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ दिस लेंसिंग डिस्टॉर्शन इज मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्निफिकेशन जो है मतलब कोई चीज़ आपको एम्पलीफाइड या बड़ा दिखेगा,
तो ये फिनोमेना जो है इसको हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। ये पहली बार 1915 में प्रिडिक्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा किया गया था। और उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके तहत है कि जो स्पेस और टाइम है वो एक साथ हैं, एंड कई ऐसे मैसिव ऑब्जेक्ट हैं जो कि स्पेस टाइम को कर्व कर सकते हैं, मतलब ऐसे इस तरीके से कर्विंग ऐसे होती है ना, ये कर्विंग है इस टाइप से। तो जैसे ये दिस इज कर्विंग, ये कर्व देखोगे ना ऐसे, ये जो लाइट्स आप देख सकते हो ये कर्विंग है, दिस इज कर्विंग। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका हो सकते हैं। सो लाइट ट्रैवल थ्रू स्पेस टाइम एंड ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है जो कहा गया कि जैसे मैसिव जो ऐसे बॉडीज है जैसे गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं, दे कॉज स्पेस टाइम टू बी सिग्निफिकेंटली कर्व्ड, दे एक्ट ग्रेविटेशनल लेंसेज। मतलब अगर गैलेक्सी क्लस्टर्स है तो जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स जैसे अगर आप देखोगे ना, जैसे ये लाइट्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्विंग ऑफ द स्पेस टाइम, और प्लस लाइट के लिए है ना, और एम्पलीफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो है इसलिए इसको हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग शब्द इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट बस इतना पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल रिलेशन इज रिस्पॉन्सिबल और कॉम्प्लेक्स गवर्नर एंड स्टेट सीएम रिलेशन। 10 नंबर में आपको लिखना है। आप अपने आंसर सेंड करें, आलस ना करें, आंसर लिखते रहें, एटलीस्ट एक आंसर लिखें आप, जरूरी है। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं, मैसेज करें, ठीक है। और पहली जो क्लास हमारी हुई है, देखो जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, क्योंकि प्रीलिम्स 2024 के लिए है, क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी, कोर्स जो ये है। और सौरभ पांडे CSE ऐप पे सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे आप जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जैसे पहली क्लास में मैंने 25 से 30 मिनट की कल क्लास हुई थी, तो उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, 1000+ के ऊपर चले जाएंगे। उसके अलावा MCQs प्रैक्टिसेस भी मैं आपको देना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और मस्ट कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को मिस कर रहे हो तो मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये वन लाइनर नहीं है, ये कोई ऐसी नहीं है कि आप कोई घटना चक्र पढ़ के चले जाओ, या है ना होता है आजकल के ज़माने में कि कोई घटना चक्र ले लिया, उसके स्कैन करा के पढ़ा के और फिर टीचर बन गए। तो वो चीज़ नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC, तो उसमें आप प्रीलिम्स मेंस साथ में लेकर चलते, तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस करनी है। तो कोई मैगजीन अगर आप रीड करना चाहते हो तो 5 दिन में भी नहीं वो आप रीड कर सकते हो, बट आपको टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग और जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के जो एडवांस टॉपिक्स आ रहे हैं उनको कवर करना कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को लेकर वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे द्वारा आपके लिए प्रयास है, और मेरे द्वारा हर साल ही ये प्रयास होता है। ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अभी 30% ऑफ है, तो ये आप लोग देख लेना, सौरभ पांडे UPSC.com या सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कई कोर्सेस एक्टिव हैं, करंट अफेयर्स है, CSAT है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल में भी आज 30% ऑफ है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस आपका टेस्ट सीरीज मिस नहीं करना, 18वां टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है, और ARC जो रिपोर्ट्स हैं वो भी कोर्स शेड्यूल्ड है आपका। तो ये सारी चीज़ें, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।